प्रिपरेशंस आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए लाया हूँ BSOC 113 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और ये आपका टाइटल है समाजशास्त्री विचारक द्वितीय। तो ये आपका टाइटल है, आप लोग देख लीजिए। आपका है क्या ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में देखेंगे। तो जल्दी से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए मेरे साथ। और आप लोग चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आप दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं, जून या फिर जून 26 में एग्जाम देने वाले हैं, आप दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, बोर्दियू की हैबिटूस बोर्दियू की हैबिटूस की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। आंसर है, पियरे बोर्दियू की हैबिटूस की अवधारणा व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हैबिटूस उन अस्थायी आदतें, प्रवृत्तियों और सोच के तरीकों का समूह है जो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों से धीरे धीरे विकसित करता है। यह व्यक्ति के अंदर इस तरह से समा जाता है कि वह बिना सोचे समझे उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। हैबिटूस जन्म से नहीं होता बल्कि परिवार, शिक्षा, सामाजिक वर्ग, सांस्कृतिक वातावरण और दैनिक जीवन के अनुभवों से बनता है। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति का पालन पोषण अनुशासित और शिक्षित वातावरण में होता है, उसकी सोच और व्यवहार अलग होते हैं, जबकि अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आए व्यक्ति की प्रवृत्तियां भिन्न हो सकती है। बोर्दियू के अनुसार हैबिटूस व्यक्ति की पसंद, जीवन शैली, भाषा, व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करता है। व्यक्ति को लगता है कि वह स्वतंत्र रूप से चुनाव कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसके चुनाव सामाजिक संरचना से प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एडोनो के उद्योग के विचारों को समकालीन मनोरंजन उद्योग से संबंधित कीजिए। एडोर्नो के अनुसार संस्कृति उद्योग उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें संस्कृति का निर्माण रचनात्मक स्वतंत्रता के बजाय व्यावसायिक लाभ के लिए उद्देश्य से किया जाता है। उनका मानना था कि आधुनिक पूंजीवादी समाज में कला, संगीत, फिल्म और मनोरंजन उद्योग के रूप में संगठित हो गए हैं और उनका उत्पादन मानकीकृत ढंग से होता है। समकालीन मनोरंजन उद्योग जैसे फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन चैनल, OTT प्लेटफॉर्म, विज्ञापन और सोशल मीडिया कंटेंट एडोर्नो के संस्कृत उद्योग की अवधारणा को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। आज मनोरंजन के साधनों में बार बार एक जैसे कथानक, पात्र, भावनाएं और दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे दर्शकों की सोच एक सीमित ढांचे में ढल जाती है। फिल्मों और धारावाहिकों में लोकप्रिय फॉर्मूले की पुनरावृत्ति लोगों को सहज और परिचित सामग्री की ओर आकर्षित करती है। एडोर्नो का मानना था कि संस्कृति उद्योग लोगों को आलोचनात्मक सोच से दूर ले जाकर निष्क्रिय उपभोक्ता बना देता है। समकालीन मनोरंजन उद्योग भी दर्शकों का ध्यान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से हटाकर केवल मनोरंजन और उपभोग पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेवी स्ट्रॉस की संरचना की एक मॉडल के रूप में समझ की चर्चा कीजिए। लेवी स्ट्रॉस संरचनावाद के प्रमुख विचारक थे और उन्होंने संरचना को सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार किसी भी समाज की वास्तविक समझ उसके बाहरी रूपों से नहीं बल्कि उसके पीछे कार्यरत अदृश्य संरचनाओं से की जा सकती है। लेवी स्ट्रॉस का मानना था कि मानव मस्तिष्क समान रूप से कार्य करता है और सभी संस्कृतियों में विचार करने के तरीके कुछ मूलभूत द्वैत विरोधों पर आधारित होते हैं, जैसे प्रकृति, संस्कृति, कच्चा पक्का, जीवन मृत्यु। उन्होंने मृतकों, रिश्तेदारी प्रणालियों और प्रतीकों का अध्ययन करते हुए यह बताया कि इन सब के पीछे एक निश्चित संरचनात्मक ढांचा कार्य करता है। लेवी स्ट्रॉस के लिए संरचना कोई स्थिर वस्तु नहीं बल्कि संबंधों का एक तंत्र है जिसमें विभिन्न तत्व आपस में जुड़े होते हैं। उन्होंने भाषा विज्ञान से प्रेरणा लेकर यह सिद्ध किया कि
भाषा में शब्दों का अर्थ उनके आपसी संबंधों से बनता है, उसी प्रकार समाज में प्रथा और संस्थाओं का अर्थ भी उनकी संरचनात्मक स्थिति से निर्धारित होता है। इस प्रकार संरचना का एक मॉडल मानकर समाज की गहरी और व्यवस्थित समझ को विकसित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टॉलकोट पार्सन द्वारा दिया गया सामाजिक क्रिया और क्रिया ढांचा क्या है? टॉलकोट पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा को समाजशास्त्र का एक केंद्रीय विषय माना। उनके अनुसार सामाजिक क्रिया वह होती है जिसमें व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करता है और उसका व्यवहार केवल जैविक या स्वाभाविक नहीं होता। पार्सन्स के अनुसार किसी भी सामाजिक क्रिया में 4 प्रमुख तत्व शामिल होते हैं। अभिनेता, लक्ष्य, परिस्थिति, मानदंड और मानदंड। अभिनेता वह व्यक्ति होता है जो क्रिया करता है। लक्ष्य वह उद्देश्य होता है जिससे वह प्राप्त करना चाहता है। परिस्थितियों में वे परिस्थितियां शामिल होती है जो क्रिया को प्रभावित करती है। और मानदंड समाज द्वारा निर्धारित नियम होते हैं जो क्रिया को दिशा देते हैं। पार्सन्स ने क्रिया ढांचे की व्याख्या करते हुए यह बताया कि व्यक्ति की क्रियाएं सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी होती है और वह सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक नियमों और संस्थागत अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करता है। उन्होंने यह भी बताया कहा है कि सामाजिक व्यवस्था तभी स्थिर रहती है जब व्यक्ति अपनी क्रियाओं के माध्यम से सामाजिक मूल्यों और नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार पार्सन्स का सामाजिक क्रिया और क्रिया ढांचा व्यक्ति और समाज के बीच संबंध को समझने में सहायक सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आलोचनात्मक सिद्धांत में फ्रैंकफर्ट विचारधारा के योगदान की चर्चा कीजिए। आलोचनात्मक सिद्धांत के विकास में फ्रैंकफर्ट विचारधारा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फ्रैंकफर्ट स्कूल के प्रमुख विचारकों में मैक्स होर्कहाइमर, थियोडोर एडोर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूस और वाल्टर बेंजामिन शामिल थे। इन विचारकों ने पारंपरिक समाजशास्त्रीय और दार्शनिक सिद्धांतों की आलोचना करते हुए समाज को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। आलोचनात्मक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त शक्ति, प्रभुत्व और शोषण की संरचना को उजागर करना था। फ्रैंकफर्ट विचारकों का मानना था कि पूंजीवादी समाज में संस्कृति, शिक्षा और मीडिया जैसे संस्थान भी प्रभुत्व बनाए रखने का कार्य करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि आधुनिक समाज में तर्कशीलता का उपयोग मानव मुक्ति के बजाय नियंत्रण प्रभुत्व के लिए किया जा रहा है। संस्कृति उद्योग की अवधारणा के माध्यम से उन्होंने यह दिखाया कि किस प्रकार जन संस्कृति लोगों को निष्क्रिय और आलोचनात्मक सोच से दूर रखती है। इस प्रकार फ्रैंकफर्ट विचारधारा ने समाज के आलोचनात्मक अध्ययन को एक वैचारिक आधार प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, सांस्कृतिक पूंजी पर पियरे बोर्डियू के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। पियरे बोर्डियू ने सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा को समाज में असमानता को समझने के लिए प्रस्तुत किया। उनके अनुसार समाज में केवल आर्थिक पूंजी ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि सांस्कृतिक पूंजी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है। सांस्कृतिक पूंजी से तात्पर्य ज्ञान, शिक्षा, भाषा शैली, रुचियों और सांस्कृतिक दक्षताओं से है, जिन्हें व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है। बोर्डियू ने सांस्कृतिक पूंजी को 3 रूपों में बताया: अवस्थित, वस्तुगत और संस्थागत। अवस्थित रूप में व्यक्ति की आदतें और व्यवहार शामिल होते हैं। वस्तुगत रूप में पुस्तकें, कला और सांस्कृतिक वस्तुएं आती है तथा संस्थागत रूप में शैक्षणिक प्रमाण पत्र शामिल होते हैं। बोर्डियू का मानना था कि उच्च वर्ग के लोग अपनी सांस्कृतिक पूंजी के माध्यम से शिक्षा और सामाजिक संस्थाओं में लाभ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक पूंजी सामाजिक असमानता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज की अवधारणा एर्विंग गॉफमैन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। गॉफमैन ने सामाजिक जीवन को एक नाटकीय प्रस्तुत के रूप में देखा। फ्रंट स्टेज वह क्षेत्र होता है जहाँ व्यक्ति समाज के सामने अपने व्यवहार को नियंत्रित और प्रस्तुत करता है। इस स्थिति में व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं और मानदंडों के अनुसार व्यवहार करता है ताकि दूसरों पर अच्छा प्रभाव डाल सके। इसके विरुद्ध बैक स्टेज वह स्थान होता है जहाँ व्यक्ति सामाजिक दबाव से मुक्त होकर स्वाभाविक व्यवहार करता है। बैक स्टेज में व्यक्ति अपने वास्तविक विचार, भावनाएं और व्यवहार व्यक्त कर सकता है, जिन्हें वह फ्रंट स्टेज पर छिपा लेता है। गॉफमैन के अनुसार व्यक्ति इन दोनों मंचों के बीच निरंतर संतुलन बनाए रखता है। इस अवधारणा के माध्यम से स्पष्ट होता है कि सामाजिक जीवन में व्यक्ति का व्यवहार परिस्थिति और सामाजिक संदर्भ के अनुसार बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, प्रेरित विज्ञापन के उपभोग की आवश्यकता पर हॉबर्ट हर्बर्ट मार्फ्यूज के विचार की व्याख्या कीजिए। हॉबर्ट मार्फ्यूज के अनुसार आधुनिक पूंजीवादी समाज में उपभोग केवल आवश्यकता पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें लोगों की इच्छाओं को प्रेरित और नियंत्रित करने की प्रक्रिया शामिल है। उन्हें यह डर था कि विज्ञापन और मीडिया के माध्यम से व्यक्तियों की वास्तविक आवश्यकता के बजाय कृत्रिम आवश्यकता बनाई जा रही है। मॉर्फ्यूज ने इसे प्रेरित उपभोग कहा। विज्ञापन उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी खुशी, आत्मसंतुष्टि और सामाजिक प्रतिष्ठा इन उत्पादों के उपयोग से ही संभव है। उदाहरण के लिए फैशन, कपड़े, मोबाइल फ़ोन या फिर कॉस्मेटिक्स को अनिवार्य बना दिया जाता है, जबकि वास्तविक आवश्यकता उनसे उनसे कहीं कम होती है। यह प्रक्रिया केवल वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने का एक तरीका भी है। लोग लगातार उपभोग की ओर आकर्षित होते हैं और वास्तविक जीवन की समस्याओं या फिर सामाजिक सांस्कृतिक सवालों से ध्यान हटाते हैं। मॉर्फ्यूज चेतावनी देते हैं कि यह स्थिति व्यक्ति की स्वतंत्र सोच और सृजनात्मक को कम कर सकती है। इसलिए आधुनिक समाज में जागरूक और विवेकशील उपभोक्ता बनना आवश्यक है, ताकि हम वास्तविक आवश्यकताओं और कृत्रिम इच्छाओं के बीच अंतर समझ सकें और संतुलित उपभोग कर सकें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है स्टूडेंट्स 9, रेडक्लिफ ब्राउन टोटेमिक समूह के माध्यम से संरचना की अवधारणा की व्याख्या कैसे वो करते हैं, विवेचना कीजिए। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना की अवधारणा को समझाने के लिए टोटेमिक समूहों का अध्ययन किया। उनके अनुसार सामाजिक संरचना समाज में विद्यमान संबंधों की एक व्यवस्थित व्यवस्था होती है। टोटेमिक समूहों में समाज के सदस्य किसी विशेष पशु, पौधे या वस्तु से प्रतीकात्मक रूप से जुड़े होते हैं। यह संबंध केवल धार्मिक नहीं होता, बल्कि सामाजिक संगठन और नियमों से भी जुड़ा होता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने बताया कि टोटेमिक समूह के माध्यम से समाज में विवाह नियम, उत्तराधिकार और सामाजिक कर्तव्यों को नियंत्रित किया जाता है। यह समूह सामाजिक एकता बनाए रखने में सहायक होते हैं। उनके अनुसार संरचना किसी अमूर्त विचार का नाम नहीं, बल्कि यह वास्तविक सामाजिक संबंधों से बनी होती है। टोटेमिक समूह सामाजिक संतुलन और व्यवस्था को बनाए रखते हैं और समाज की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार टोटेमिक प्रणाली सामाजिक संरचना को समझने का एक प्रभावी माध्यम बनती है। रेडक्लिफ ब्राउन के चिंतन पर प्रमुख प्रभावों को उजागर कीजिए। रेडक्लिफ ब्राउन के चिंतन पर कई बौद्धिक और वैचारिक प्रभाव दिखाई देते हैं। उनके विचारों पर सबसे प्रमुख प्रभाव एमिल दुर्खाइम का था। दुर्खाइम से उन्होंने समाज को एक नैतिक और संरचनात्मक इकाई के रूप में देखने की दृष्टि प्राप्त की। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति ने भी उनके समाजशास्त्री दृष्टिकोण को प्रभावित किया। वे समाज के अध्ययन में वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता पर बल देते थे। रेडक्लिफ ब्राउन ने समाज को जीव विज्ञान से तुलना करते हुए सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक जीवन के अंग के रूप में देखा। उनके चिंतन पर ब्रिटिश मानवशास्त्रीय परंपरा का भी प्रभाव था, जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन और प्रत्यक्ष अवलोकन को महत्व दिया जाता है। उन्होंने सामाजिक कार्य का कार्यात्मकता और जोर देते हुए यह
स्पष्ट किया कि प्रत्येक सामाजिक संस्था समाज की स्थिरता बनाए रखने में योगदान देती है। इन प्रभावों के कारण उनका चिंतन संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की आधारशिला बना। क्वेश्चन नंबर 11 है बर्जर एवं लकमेन द्वारा दिए गए वास्तविकता के सामाजिक निर्माण के सैद्धांतिक आधारों की व्याख्या कीजिए। बर्जर और लकमैन ने वास्तविकता के आधार के सामाजिक निर्माण के सैद्धांतिक आधार इस प्रकार बताए हैं कि व्यक्ति का अनुभव केवल अव्यक्तिगत नहीं होता बल्कि समाज के द्वारा निर्मित होता है। उनका मानना है कि सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा और मीडिया व्यक्ति के सोचने और समझने के तरीके को आकार देती है। सामाजिक प्रक्रियाएं व्यक्ति को भाषा, मान्यताओं और प्रतीकों के माध्यम से वास्तविकता को सीखने में मदद करती है। बर्जर और लकमैन ने इसे 3 चरणों में विभाजित किया, बाह्यीकरण, वस्तुकरण और आंतरीकरण आंतरिकीकरण। बाह्यीकरण में व्यक्ति अपने अनुभव और क्रियाओं को समाज में व्यक्त करता है। वास्तुकरण में ये सामाजिक रूप ले लेती है और व्यक्ति के नियंत्रण से स्वतंत्र हो जाती है। अंत में आंतरिकीकरण में व्यक्ति उन सामाजिक निर्मित वास्तविकताओं को अपने अंदर आत्मसात करता है और उन्हें सत्य मानने लगता है। वास्तविकता केवल व्यक्तिगत चेतना का परिणाम नहीं होती बल्कि समाज और संस्कृति की निरंतर प्रक्रिया का फल होती है। उदाहरण के रूप में नैतिकता, सामाजिक नियम और सांस्कृतिक प्रत्येक व्यक्ति के लिए वास्तविकता का रूप ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 12 नंबर, नाट्य शास्त्र क्या है? नाट्य शास्त्र भारतीय कला और साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे भरत मुनि ने लिखा। यह नाटकों और प्रदर्शन कलाओं की संरचना, अभिनय, संवाद, संगीत, नृत्य और भाव के माध्यम से दर्शकों तक संदेश पहुंचाने का मार्गदर्शन करता है। नाट्य शास्त्र में केवल मनोरंजन का उद्देश्य नहीं बल्कि यह दर्शकों के भावनाओं, नैतिक मूल्यों और सामाजिक अनुभवों को जागृत करने में मदद करता है। इसमें रस और भाव के सिद्धांतों का वर्णन है जो यह बताते हैं कि कैसे विभिन्न भावों का अनुभव दर्शकों के मन में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है स्टूडेंट्स, फूको की जैव राजनीति की संकल्पना की चर्चा उपयुक्त उदाहरणों सहित कीजिए। फूको ने जैव राजनीति की संकल्पना में यह बताया कि आधुनिक राज्य केवल कानून और बल के माध्यम से ही नहीं बल्कि जीवन और शरीर के नियंत्रण के माध्यम से भी शक्ति का प्रयोग करता है। जैव राजनीति और उद्देश्य जनसंख्या, स्वास्थ्य, जन्म, मृत्यु और प्रजनन जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखना है। उदाहरण के रूप में स्वास्थ्य नीतियां, टीकाकरण अभियान और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम राज्य की जैव राजनीतिक शक्ति का हिस्सा है। फूको के अनुसार राज्य वैज्ञानिक और चिकित्सकीय ज्ञान का उपयोग कर समाज पर नियंत्रण स्थापित करता है। इससे राज्य केवल नागरिकों को नियंत्रित नहीं करता बल्कि उनकी जीवन शैली और स्वास्थ्य से जुड़े निर्णयों में भी प्रभाव डालता है। फूको ने यह स्पष्ट किया कि यह शक्ति प्रत्यक्ष दबाव नहीं डालती बल्कि नियम, प्रोटोकॉल और सामाजिक मानदंडों के प्रभाव से सूक्ष्म नियंत्रण करती है। राजनीतिक के माध्यम से समाज में शक्ति और ज्ञान का आपसी संबंध स्थापित होता है और यह नागरिकों और के दैनिक जीवन और स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है। स्वयं के विकास में भाषा की भूमिका क्या है? चर्चा कीजिए। भाषा स्वयं के विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। व्यक्ति अपनी सोच, अनुभव और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग करता है। भाषा न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि यह व्यक्ति की पहचान, मूल्य और सामाजिक संबंधों को आकार देती है। बच्चे भाषा सीखते समय अपने परिवेश में ज्ञान ग्रहण करते हैं और समाज की सांस्कृतिक धारणाओं को आत्मसात करते हैं। वर्थो नियम और जर्मन भाषा आधारित दृष्टिकोण के अनुसार भाषा व्यक्ति की सोच और अनुभूति को ढालती है। उदाहरण के लिए किसी समाज की भाषा में शब्द और अभिव्यक्तियां उसकी सांस्कृतिक प्राथमिकताओं और मान्यताओं को दर्शाती है जो व्यक्ति के विचार और व्यवहार को प्रभावित करती है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं, नियमों और प्रतीकों को सीखता है और अपने स्वयं की पहचान करता है। इसलिए भाषा केवल संचार का साधन नहीं बल्कि स्वयं के विकास का आधार है और सामाजिकीकरण की प्रक्रिया का मुख्य घटक भी है।
लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने जीएच मीट के अंतःक्रियावादी सिद्धांत का मन, स्वयं एवं समाज के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। जीएच मीट ने अंततः क्रियावादी दृष्टिकोण से मन, स्वयं और समाज के बीच संबंध को समझाया। उनके अनुसार मन और स्वयं स्वयं मतलब खुद केवल व्यक्तिगत चेतना नहीं बल्कि सामाजिक इंटरैक्शन का परिणाम है। व्यक्ति समाज में रहते हुए दूसरों के साथ संवाद करता है, नियम और प्रतीकों को समझता है और अपनी पहचान का निर्माण करता है। मीट ने यह बताया कि स्वयं 3 भागों में विकसित है। स्वतंत्र प्रतिक्रिया यानी मैं, समाज की अपेक्षाओं के अनुसार प्रतिक्रिया और सामाजिक इंटरैक्शन के माध्यम से अपने अपने व्यवहार का मूल्यांकन करता है। स्वयं को समायोजित करता है। उदाहरण के लिए बच्चा खेल में दूसरों की प्रतिक्रिया से सीखता है कि कौन-सी क्रियाएँ स्वीकार्य है और कौन-सी नहीं। इस प्रकार अंतःक्रियावाद यह स्पष्ट करता है कि मन और स्वयं समाज में से अलग नहीं, बल्कि सामाजिक प्रक्रिया और इंटरैक्शंस निरंतर निर्मित और परिवर्तित होते हैं। इस तरह से आपको मैंने 15 मोस्ट मैंने क्वेश्चन दिया स्टूडेंट्स, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इतने देर तक बने रहे, बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए, कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा फ्री में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। जनरल प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।